देखिए ये आज हमारा जो टॉपिक है मिलने थॉम्सन मेथड पे है। देखिए जब भी हम कोई एनालिटिक फंक्शन की बात करते हैं, अगर हम कोई फंक्शन मान लें fz, ये अगर हमारा एनालिटिक है तो इसमें दो पार्ट होते हैं u प्लस आई v। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था अगर हमें u दिया होता है तो v को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या v दिया होता है तो हम u को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा मिलने थॉम्सन मेथड भी इसी तरीके से बताता है। अगर हमें u दिया गया है मींस रियल पार्ट दिया गया है तो v को हम कैसे मिलने थॉम्सन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मिलने थॉम्सन मेथड में अगर मान लीजिए हमारा जो पहला केस है, अगर हमें u इज गिवन, अगर हमें u दिया गया है, u हमारा किसका फंक्शन होता है, u हमारा फंक्शन होता है x y का फंक्शन होता है। तो हम यहां से देखिए u हमारा x y का फंक्शन है तो हम पहले क्या निकालेंगे, del u del x निकालेंगे, और दूसरे स्टेप में हम क्या निकालेंगे, del u del y निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमें u दिया गया है उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, del u del x निकाला और del u del y निकाला। अब इस del u del x को हम क्या मान लेते हैं, psi1 x y, इसको हमने मान लिया, जो स्टैंडर्ड सिंबल है मिलने थॉम्सन का, इसको क्या माना गया है, phi1 xy, और del u del y आया, इसको हमने क्या मान लिया, phi2 xy। यहां तक कोई परेशानी तो किसी को नहीं? नो सर। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, phi1 z, 0 मींस x के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, z लिख देंगे, और y के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और सिमिलर वे में हम इसमें भी क्या कर देंगे, यहाँ पर x के प्लेस पर z लिख देंगे और y के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और इसके बाद जो हमारा मिलने थॉम्सन मेथड के हिसाब से जो फंक्शन हो जाएगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, fz इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहां से अब हम क्या लेंगे, psi1 z0, ये हमारा जो फार्मूला है यहाँ पर क्या लेंगे, psi1 z0 और माइनस लगाएंगे और क्या लिखेंगे, i phi2 z0, और इसको हम पूरे को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू z, और प्लस हम क्या लिख देंगे यहां से कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम, अगर हमें u दिया गया होगा तो उस एनालिटिक फंक्शन को हम मिलने थॉम्सन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, जो del u del x को हम डिफरेंशिएट करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, phi1 हो जाएगा, और del u del y को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, phi2 लिखेंगे। और इस तरीके से हम phi1 z0 माइनस i phi2 z0 और dz और कांस्टेंट टर्म कर देंगे। क्लियर है सबको ये वाला मेथड? यस सर। ये लेकिन ये हमारा मेथड कब लगेगा, जब हमें u दिया गया होगा। अब इसी का सेकंड केस है, अगर हमें v दिया गया होगा तो हम मिलने थॉम्सन मेथड से कैसे फंक्शन निकालेंगे, इसके लिए देखिए दूसरा हमारा केस बनेगा, if v is given। अब इसमें भी वैसे ही करेंगे, यहां से हम पहले क्या निकालेंगे, del v del x निकालेंगे और del v del y निकालेंगे। अब हम del v del x को लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको psi2 xy, इसको हम क्या मानेंगे, psi2 xy मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या मान रहे हैं, psi2 xy मान रहे हैं, और यहां से इसको हम क्या मानेंगे, psi1 xy। और नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहां से हम लिख देंगे psi2 z0 और यहां से हम लिख देंगे psi1 z0, और उसके बाद जो हम फंक्शन लिखेंगे fz इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, और यहां से जो हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला क्या होगा, psi1 z0, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। u के केस में क्या था, माइनस था, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, i psi2 z0, और पूरे का हमें क्या हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। बताइए क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब हमें देखो, एक हमने मेथड बताया था जिसमें हम u और v को डायरेक्ट निकाल सकते थे, और ये भी मेथड हमारा क्या है, मिलने थॉम्सन मेथड से भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें क्या लिखना है, x के प्लेस पर z लिखना है, y के प्लेस पर 0 लिखना है, एक को हम psi1 मानेंगे, दूसरे को psi2 मानेंगे। यहाँ पर del v del x को हम क्या मानेंगे, psi2 मानेंगे, और पहले के केस में हमने क्या माना था, उसको phi1 माना था।
और यहाँ से हम इस केस में psi1 मानेंगे, पहले केस में हम क्या मानेंगे, phi2 मानेंगे, और उसके बाद हम स्टैंडर्ड फार्मूला जो हमारा है उसी में इसकी वैल्यू कर देंगे और उसको इंटीग्रेट करके उस फंक्शन को हम कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है सबको? यस सर। कोई किसी को डाउट तो नहीं? अब इसमें प्रॉब्लम भी बताएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं यहाँ तक? No, sir. No, sir. देखो तीसरा केस देखो, तीसरे केस सर में सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस होगी क्या? क्या दोनों में करेंगे? सॉल्यूशन में सर कोई चेंजेस होगी क्या? एक किसी एक प्रॉब्लम का बोला सर, दोनों मेथड से नहीं, देखो u के केस में हम पहला वाला फार्मूला लगाएंगे और v के केस में इस तरीके से फार्मूला लगाएंगे। पहले में हमारा देखो यहाँ पे माइनस था और phi1 z0 प्लस माइनस I phi2 z0, और phi1 को हमने क्या लिया था, del u del x लिया था, और phi2 को हमने क्या लिया था, del u del y लिया था। यहाँ पर हमने इंटरचेंज कर दिया है। ये हमारा psi2 क्या है, del v del x है, और ये हमारा क्या है, psi1 del v del y। अब देखिए तीसरा केस है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देते हैं, हमारा u माइनस v या u प्लस v दे देते हैं और हमसे पूछा जाता है फंक्शन कैलकुलेट करिए। तो देखिए u और v जब हमें मालूम होगा तो हम fz इक्वल टू क्या कर देंगे, u प्लस i भी कर देंगे। लेकिन ये अनदर प्रॉब्लम अगर हमें इस तरीके से दे दिया जाए u माइनस v और u प्लस v दे दिया जाए तो उस केस में हम फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम ये जानते हैं fz इक्वल टू क्या होता है, u प्लस i भी होता है, ये सबको मालूम है। इसमें u रियल पार्ट होता है और v हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर इसी क्वेश्चन को हम क्या करें, i से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, iu प्लस i स्क्वायर v, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, iu माइनस iv। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें fz प्लस ifz, तो हमें क्या मिल जाएगा, u ये रियल है और ये माइनस v रियल है, तो हम क्या करेंगे, u माइनस v हो जाएगा। और दूसरे टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, i u है और ये v है, तो i हम ले लेंगे u प्लस v हो जाएगा। अब यहां से देखिए, और यहां से अगर हम कॉमन ले लें i प्लस 1 fz इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, u माइनस v प्लस i टाइम्स u प्लस v, और इसको अगर हम कैपिटल fz मान लें, ये हमारा क्या है, z का ही फंक्शन है। देखो इसमें u माइनस v क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया, और u प्लस v क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल fz लिख सकते हैं। अब हमारा fz की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल fz अपॉन 1 प्लस, और कैपिटल fz कैसे निकालेंगे, देखिए जब हमें u माइनस v दिया होगा तो हमारा मींस रियल पार्ट दिया गया है, तो हम इसकी सहायता से क्या लिख लेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और जब इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो इस फार्मूले में u माइनस v प्लस i टाइम्स u प्लस v निकाल के हम क्या निकाल देंगे, कैपिटल fz निकाल देंगे, और कैपिटल fz को 1 प्लस i से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। क्लियर है सबको? जी Yes, sir. अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए u प्लस v दिया गया है तो u प्लस v का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट दिया गया होगा, तो इमेजिनरी पार्ट के द्वारा हम क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट निकाल लेंगे और फिर दोनों की हम वैल्यू लिख देंगे, तो ये दोनों केस हमारे क्या हो जाएंगे, इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। सबको क्लियर है? यस सर। जी अब इसमें देखो यहाँ पर u माइनस v वाला रियल है और u प्लस v रियल है, तो चाहे हम जो लास्ट लेक्चर में मेथड बताए थे उससे कैलकुलेट कर सकते हैं या हम मिलने थॉमसन मेथड, दोनों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे हमें कैलकुलेट हो। लास्ट मेथड में हमने क्या बताया था, पहले हम क्या लिखेंगे, du लिखेंगे, du के बाद में हम उसको पार्शली करेंगे और उसके बाद एक टर्म जो सेकंड टर्म होगा उसमें y को हम क्या मानेंगे, y का केवल कांस्टेंट टर्म लेंगे या y का फंक्शन लेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पे मिलने थॉमसन मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए हम अभी मिलने थॉमसन मेथड पे एक प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं जिसमें हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये देखिए, ये क्लियर हो गया सबको मेथड? जी कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं सर। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है v इक्वल टू e की पावर x cos y माइनस y sin y।
ये क्वेश्चन में दिया गया है x cos y माइनस y sin y, और इसमें कहा गया है fz कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए हमें भी दिया गया, मींस हमारा इमेजिनरी पार्ट दिया गया है। तो एक मेथड तो हम क्या करेंगे, यहाँ से dv इक्वल टू ऐसे लिखेंगे del v del x dx प्लस del v del y इनटू dy। इस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर हम यहाँ पर हम क्या करें, मिलने थॉम्सन मेथड लगाएं, तो मिलने थॉम्सन मेथड में हमारा क्या होता है, del v del x को हम क्या मानते हैं, sin 2x1 मानते हैं। तो यहां से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए x हमारा कहां पर है, यहां पर है, और ये पूरा फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, पहले e की पावर x को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो e की पावर x ऐसे ही रहेगा, और ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, x cos y माइनस y sin y, और इसके बाद में दूसरे टर्म में हम x को फिक्स रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन हमारा कितना हो जाएगा, cos y हो जाएगा, और बाकी इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्लियर सबको? बताइए। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे क्या लिखते हैं, z लिखते हैं, और y के प्लेस पे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो sin 2 z नॉट क्या हो जाएगा, x को हमें क्या लिखना है, z लिखना है। तो e की पावर z, यहां से हमारा हो जाएगा z, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और माइनस y को 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहां से z हो जाएगा, और cos 0 फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें यहां से sin 2z कितना मिलेगा, e की पावर z, और यहां से हमें मिलेगा z प्लस 1। इतना ही तो मिलेगा, बताइए। अब हम क्या करेंगे, sin 1 निकालेंगे, और sin 1 हमारा क्या होता है, del v del y। तो हम पहले क्या करेंगे, sin 1 xy निकालेंगे, और xy जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, ये x इसको तो फिक्स है, और यहाँ पर y है, तो e की पावर x इसको ऊपर कर देते हैं, तो हम del v del y निकाल रहे हैं, और इसको हमने क्या लिया है, sin 1 x y। अब यहां से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x तो कांस्टेंट है, अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, cos का कितना हो जाएगा, माइनस sin हो जाएगा, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फंक्शन लगेगा। तो प्रोडक्ट का फंक्शन लगेगा, तो y को जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin y मिलेगा, और माइनस में y ऐसे रखेंगे, sin का हमारा क्या हो जाएगा, y cos y हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, sin 1 z0, x के प्लेस पर हम z लिखेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर z, और यहां से ये देखो हमारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, सब हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर है सबको? बताइए। यस सर। अब देखो हमें sin 1 भी मालूम हो गया, sin 2 भी मालूम हो गया। अब हमारा जो मिलने थॉम्सन मेथड का जो फार्मूला है क्या होता है, fz इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 1 z नॉट। sin 1 z नॉट हमारा कितना है, 1 और प्लस होता है i टाइम्स 0 होगा ना, कहां पे, sin 1 z0 का 0, क्यों, e की पावर z है, हां 0, हां इसको 0 हो जाएगा, यहां से x sin y, हाँ ये 0 हो जाएगा, और यहां से इसको क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा, और sin 2z की वैल्यू हमारी कितनी है, i टाइम्स ये लिखेंगे ez into z plus 1 z plus constant। क्लियर है सबको? बताइए। अब इसका इंटीग्रेट आप लोग कर लोगे, यहाँ पे देखो ये हमारा i कॉमन हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन हो जाएगा ez dz, और दूसरा हमारा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हमारा क्या रहेगा, ez प्लस कांस्टेंट। यस। अब यहां से जब हम प्रोडक्ट का फंक्शन करेंगे, फर्स्ट इनटू सेकंड का कर लेंगे, तो फर्स्ट इसको मान लेंगे, z को मान लेंगे, और सेकंड इसको मान लेंगे, तो इसको सॉल्व हो जाएगा आगे। तो वही हमारा फंक्शन हो जाएगा यहां से। क्लियर है सबको? यस सर। ये अब इसी में देखो, ये तो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें सीधे से v दिया गया। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं जिसमें हमें u माइनस v या u प्लस v दिया गया हो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है
u माइनस v इक्वल टू दिया गया है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई। ये हमें क्या दे दिया गया है, u माइनस v दिया गया है और कहा गया है fz इक्वल टू कैलकुलेट करिए। तो देखिए जब हम यहाँ पे कैपिटल fz बनाते थे तो कैपिटल fz हमारा क्या होता था, कैपिटल u मान लेते थे, कैपिटल v मान लेते थे और उसमें जो हमारा रियल पार्ट होता था इसको हम क्या लिखते थे, u माइनस v लिखते थे और इसको हम क्या लिखते थे, u प्लस v लिखते थे। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, u माइनस v दिया गया, तो u माइनस v का हमें क्या दिया गया है, कैपिटल U दिया गया है। तो कैपिटल U इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है सबको यहाँ तक? जी सर। अब हम क्या करेंगे, मिलने फंक्शन लगाएंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डेल u डेल x और इसको हम क्या ले लेंगे, sin 1 xy ले लेंगे। फिर दूसरे टर्म में हम क्या करेंगे, इसको डेल u डेल y निकालेंगे और इसको हम क्या ले लेंगे, sin 2 xy ले लेंगे। हो जाएगा ये? अब जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या माना है, कैपिटल U माना है, तो जो हमारा फंक्शन निकलेगा क्या निकलेगा, कैपिटल fz इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से sin 1 z0 माइनस i phi2 z0 इंटीग्रेशन dz प्लस कांस्टेंट, यही तो आता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x के प्लेस पर z लिख देंगे, y के प्लेस पर 0 लिख देंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, कैपिटल fz मिलेगा और जब कैपिटल fz हमें पता चल जाएगा तो स्मॉल fz हमारा क्या हो जाता है, उसको हम क्या कर देंगे, इस 1 प्लस i से डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉल fz हमारा क्या हो जाएगा, जिसको हम u प्लस i भी लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल fz डिवाइडेड बाई 1 प्लस। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हो जाएगा ये सबसे? यस बताइए। यस। अब इसी में हम आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, मिलने फंक्शन मेथड से कैलकुलेट करिएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये हमारा है पहला क्वेश्चन है, u इक्वल टू स्मॉल u इक्वल टू दिया गया है e की पावर माइनस 2xy sin x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमारा पहला है और इसमें हमें fz निकालना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है u इक्वल टू दिया गया है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दिया गया है और इसमें भी हमें क्या निकालना है, fz की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है v इक्वल टू दिया गया है tan इनवर्स y बाई x दिया गया है और यहां से हमें fz की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये सब नोट करते जाइए, इसको लगाइएगा प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन है u इक्वल टू दिया गया है 2x 1 माइनस वाई और ये कहा गया है, चेक करिए ये हार्मोनिक है, चेक हार्मोनिसिटी एंड फाइंड fz। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, तो जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे उतने अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला दिया गया है आर्गुमेंट सर हार्मोनिक के लिए लाप्लास फार्मूला यूज करेंगे ना? हाँ, इसमें हार्मोनिसिटी के लिए हम लाप्लास फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमारा del टू u इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया आर्गुमेंट z प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 6 और दूसरा क्वेश्चन है इसी में पार्ट आर्गुमेंट z माइनस 1 इक्वल टू 2 पाई बाई 3, देन फाइंड fz। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग इसको लगाइएगा, ये सब हो जाएंगे, बताइए। यस सर। इसको रखना, कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो फिर हमें नेक्स्ट क्लास समझेंगे तो आप लोग हमें बताएंगे। वैसे ही मेथड है और इसमें आप लोग मिलने थॉम्सन मेथड यूज करोगे, ठीक, पहला वाला मेथड नहीं यूज करोगे, मिलने थॉम्सन से सारे ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। सर आर्गुमेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? आर्गुमेंट जो हमारा z इक्वल टू r e पावर i थीटा होता है,
वहां पर थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। Yes. और थीटा की वैल्यू जो हमारी होती है tan इनवर्स y/x होती है। y/x ये b इक्वल टू जैसे एक फंक्शन दिया गया है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट लिख सकते हैं। इसको भी ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कि नहीं क्वेश्चन होते हैं। अगला देखिए, हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर पावर सीरीज सॉल्यूशन। पावर सीरीज एक्सपेंशन। हमने बताया था अगर हमारा कोई फंक्शन f(z) एनालिटिक होता है, इसका मतलब वो हमारा कैसा होता है, फंक्शन सिंगल वैल्यूड होता है और साथ साथ में होता है डिफरेंशिएबल होता है। अगर हमारा कहा जाए कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा क्या है, एनालिटिक है और एनालिटिक जिस रीजन में होगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट am z माइनस z नॉट पावर n। यहाँ पर z नॉट हमारा क्या है, ये पॉइंट है जिसमें ये हमारा फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। अगर हम इसको सर्कल से दिखाएं तो ये हमारा कोई मान लीजिए कर्व है और इसका ये सेंटर हमारा क्या है, z नॉट है। तो हम अगर इसको यहाँ से मिला दें तो हम क्या लिख सकते हैं, मॉड z माइनस z नॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। तो ये अगर हमारा फंक्शन f(z) हमारा क्या है, इस रीजन में z माइनस z नॉट इक्वल टू r की रीजन में हमारा ये क्या होगा, एनालिटिक होगा, तो उस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। और यही हमारा कहलाता है पावर सीरीज सॉल्यूशन कहलाता है। किसी भी फंक्शन का पावर सीरीज एक्सपेंशन या सॉल्यूशन कहलाता है। और यहाँ पर जो हमारा r लेते हैं, r हमारा कहलाता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और इसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर हमारे क्या होंगे, n इक्वल टू 0 से लेकर हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट तक एक्सपेंड करते हैं, तो इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट टर्म होंगे। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला होगा तो 1/r इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हमारा होता है an+1 डिवाइडेड बाय लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an, और इसको हम क्या बोलते हैं, 1/r बोलते हैं। और यहाँ पर हम फंक्शन को एक्सपेंड कब करेंगे, जब फंक्शन हमारा इस रीजन में कैसा होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक का मतलब उसकी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, साथ साथ में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो 1/r को हम कैसे निकालेंगे, an+1 अपॉन an निकालेंगे। तो हमें जैसे मान लीजिए कोई ये सीरीज दे दी गई है, तो हम क्या करेंगे, उसमें n के प्लेस पर क्या लिखेंगे, n+1 लिखेंगे, और उसके बाद हम an से डिवाइड कर देंगे और उसका हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेंगे। देखिए ये फार्मूला सबको क्लियर है। अब वैसे भी देखिए पावर का मतलब क्या है, इसको एक्सपेंड करोगे z प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब, तो हमारा ये सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर सीरीज सॉल्यूशन बोलते हैं, जहां पर z की पावर 0 से लेकर z की पावर इनफाइनाइट तक सब टर्म होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये अगर हमारा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, ये हमें दिया गया है f(z) की वैल्यू दी गई है समेशन n इक्वल टू 0, और ये वैल्यू दी गई है 2n+3 z पावर n डिवाइडेड बाय 2n+1 इंटू 2n+5। इसका हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, और जो पॉइंट हमारा दिया गया है z 0 इक्वल टू क्या दिया गया है, 0 के अबाउट। तो देखिए जब हम यहां से देखते हैं तो हमारा क्या होता था, f(z) इक्वल टू, जब हम इसे कंपेयर करते थे n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, हम क्या लिखते थे, an z माइनस z डॉट पावर n। तो z डॉट हमारा क्या है, 0 है, तो an की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहां से an इक्वल टू हो जाएगा 2n+3 डिवाइडेड बाय 2n+1 इंटू 2n+5। an हमें क्या मिल गया, ये वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, n के प्लेस पर क्या लिख देंगे, n+1 लिख देंगे। तो यहां से जब n+1 लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2n+5 हो जाएगा, और यहां से जब n+1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2n+3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2n+7 हो जाएगा।
एन हमें पता चल गया, हमने क्या किया, सिंपल एन को हमने क्या कर दिया, n+1 से रिप्लेस कर दिया। तो एन हमें पता चल गया, n+1 पता चल गया। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मैंने पाया इक्वल टू मेरा क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और हम क्या लिख देंगे, an+1 डिवाइडेड बाय n, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। हो जाएगा ये, बताइए। यहाँ से देखो, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें n हमारा क्या है, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो हम इससे भी n कॉमन ले लेंगे, इससे भी n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद ये हमारा n क्या हो जाएगा, ऊपर से लेके और नीचे से दोनों से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब सीरीज देखो डिवाइड करोगे तो 2n + 1 ये हमारा दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा, ये हमारा ऊपर कितना हो जाएगा, 2n + 3, और 2n + 3 भी डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2n + 7 डिवाइडेड बाय 2n + 1। तो यहाँ से n और यहाँ से n का कोएफिशिएंट सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल सी 1 आ जाएगी। तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए क्या मालूम होना चाहिए, an मालूम होना चाहिए, और जब हमें an मालूम होगा तो हम जो फार्मूला हमारा दिया गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए, an+1 डिवाइडेड बाय an, और उसकी हमें क्या करना है, लिमिट वैल्यू निकालनी है। इसका दूसरा प्रॉब्लम आप लोगों को होमवर्क के लिए है, ये हमारे दिया गया है fz = 1 + ab अपान 1 * c प्लस इंटू z है, प्लस a * a+1 अपान 1 * 2 b * b+1 डिवाइडेड बाय c * c+1। इस तरीके से ये हमारा टर्म लिखे, और यहाँ पर हमारा क्या है, z²। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। इससे fz हमें देखिए इस तरीके से दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, an निकालेंगे, और an के बाद में हम an+1 निकालेंगे, और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलर सीरीज। पावर सीरीज सबको क्लियर है, बताइए। यस। अब टेलर सीरीज हमारा क्या कहती है, अगर हमारा कोई फंक्शन एनालिटिक है ये, और उसकी रेडियस ऑफ सर्कल दी गई है r है, तो अगर हमारा कोई फंक्शन इस रेडियस ऑफ सर्कल के इनसाइड में एनालिटिक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट के अबाउट हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सपेंड कर सकते हैं। और एक्सपेंशन का जो हमारा तरीका है, क्या लिखते हैं, यहाँ पर अगर हमारे कंडीशन हमारी दी गई z - z0 = स्मॉल r, जो हमारी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो हम fz को क्या करेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट हमें एक्सपेंड करना होगा, जैसे हमने क्या करना है, हमें z0 के अबाउट एक्सपेंड करना है, तो fz = हम पहला टर्म क्या लिखेंगे, f(z0) लिखेंगे, दूसरा टर्म हम क्या लिखेंगे, z - z0 अपान फैक्टोरियल 1, और यहां से हम क्या लिख देंगे, f'(z0), दूसरा टर्म हम क्या लिखेंगे, z - z0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 f'(z)। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन ये हम टेलर सीरीज से हम कब एक्सपेंड करेंगे, जब हमारा क्या होना चाहिए, फंक्शन इस रीजन में हमारा कैसा होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। अब इसके बाद अगर इसको हम कंबाइन करके फार्मूला लिखें, देखो यहाँ पर जब हमने 1 लिया तो ये f' आ रहा है, सेकंड टर्म है तो ये हमारा क्या आ रहा है, f' आ रहा है। तो अगर इसी को अगर हम n टर्म में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन n = 0 to इनफाइनाइट, और हमें क्या करना पड़ेगा, z - z0 पावर n पहला टर्म करेंगे, तो यहाँ से z - z0 की पावर 0 होगा, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n इनटू क्या हो जाएगा, fn। ये देखिए यहाँ से जब हम 0 टर्म लेंगे तो f0 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा। यहाँ से जब 1 लेंगे तो f'(z0) फैक्टोरियल n। तो इस तरीके से हम टेलर सीरीज से हम फार्मूले को, ये फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस। और ये हमारा क्या है, ये देखो z - z0 पावर n है, तो ये हमारा पावर सीरीज सॉल्यूशन भी है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी निकाल सकते हैं। इसमें सर
ये बोर्ड जो है बहुत ब्लर दिखाई दे रहा है मुझे। बाकी लोगों को भी ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। Sir. क्या बताएं बेटा, बहुत परेशान हो गए हम कि 2-4 दिन से। आपको ठीक हुआ? सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है, लेकिन ना उसको लिख सकते हैं इतना दिख रहा है सर। अच्छा, लिख सकते हो ना, समझ सकते हो? चलो ठीक है। यस। हाँ सर, समझ सकते हैं। समझ लो बेटा, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो। जब ट्रीटमेंट हो जाएगी अपडेट तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए यहाँ से, इसमें जो प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करोगे, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इसको हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे अबाउट z इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। साइन z को हम क्या करेंगे, टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे किस पॉइंट के अबाउट z इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है, ये हम साइन z को अबाउट करेंगे एक्सपेंड अबाउट z इक्वल टू π/4। तीसरा क्वेश्चन है, साइन हाइपरबोलिक z को हम अबाउट z इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे। और चौथा क्वेश्चन है हमारा cos हाइपरबोलिक z, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी z इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे। और इन सब में हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना। आप लोग इसको कर लोगे? जी सर। अब देखो, ये हमारा हो गया टेलर सीरीज। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं लॉरेंट सीरीज क्या होगी, कैसे लॉरेंट सीरीज से हम एक्सपेंशन निकालते हैं। लॉरेंट सीरीज में हम क्या मानते हैं, अगर हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, और उसके अलावा जो हमारा एक स्पेसिफाइड रीजन है उसमें वो हमारा क्या है, एनालिटिक नहीं है, तो हम उसको फंक्शन को क्या कर सकते हैं, ये लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे हमने वाला पूरा फंक्शन हमारा क्या है, एनालिटिक है, लेकिन उसके साथ में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है। जैसे अगर हम ये एनुलर रीजन बनाएं, तो यहाँ पर हमने बना दिया, ये जो रीजन है इसकी रेडियस हमारी कितनी, स्मॉल आर है, और बाहर वाले की क्या है, कैपिटल आर है। तो स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक ये क्या है, फंक्शन एनालिटिक है, स्मॉल आर रेडियस के अंदर और कैपिटल आर के अंदर। तो ये बीच वाला जो रीजन हमारा होगा, इसके अंदर कैसा है, एनालिटिक है, और इसके बाहर भी एनालिटिक नहीं है और इसके अंदर भी एनालिटिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे करते हैं, लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंड करते हैं। और यहाँ पर हम जब लिखते हैं तो fz इक्वल टू जो पहला टर्म होता है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट z माइनस z नॉट पावर n, और यहाँ से हम an लगाते हैं, an z माइनस z नॉट पावर n। दूसरा टर्म हम लिखते हैं n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 टू इनफाइनाइट dn z माइनस z नॉट पावर माइनस, ये हमारा क्या कहलाता है, लॉरेंट सीरीज कहलाती है। अब यहाँ से देखो z माइनस z नॉट पावर n है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर सीरीज सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा z माइनस z नॉट पावर माइनस n है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं। तो लॉरेंट सीरीज में हम क्या मानते हैं, अगर हमारा कोई फंक्शन किसी सर्टेन रीजन में हमारा एनालिटिक नहीं है तो उसको हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे an और bn की वैल्यू क्या होती है, an इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन, ये हमारा होता है fz/z माइनस z नॉट पावर n। और दूसरा हमारा जो bn होता है, bn इक्वल टू होता है 1/2 पाई, यहाँ से हमारा क्या होता है, z माइनस z नॉट पावर माइनस, ये n+1 होता है, यहाँ पर भी n+1 होता है। ये देखिए यहाँ पर जो हमने an और bn कोफिशिएंट लिखे हैं उसकी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, an इक्वल टू 1/2 पाई fz/z माइनस z नॉट n+1, और यहाँ से हमारा क्या होता है, fz z माइनस z नॉट माइनस n+1। ये हमारा फार्मूला सबको क्लियर है, बताइए। यस। अब इस पे हम एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे देखिए, जो अगर हम बाइनोमियल थ्योरम को याद करें तो 1 + x पावर n क्या होता है, इसके लिए बहुत जरूरत पड़ती है 1 + nx +
n into n minus 1 upon factorial 2x स्क्वायर, इस तरीके से करना। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन दिया जाएगा तो हमें पहले उसको क्या देखना पड़ेगा, किस रीजन में वो हमारा एनालिटिक नहीं है, और उसके बाद हम उसको इसी मेथड से हम उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हमारा जो पहली प्रॉब्लम है यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा एक्सपेंड इसको करना है 1 माइनस z माइनस 1 z माइनस 2। अब ये देखिए ये हमारा फंक्शन है, जब z इक्वल टू 1 लेंगे तो z इक्वल टू 1 पे हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब z इक्वल टू 2 लेंगे तो वहां पर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, एनालिटिक नहीं होगा। और जो रीजन में दिया गया है 1 mod z, ये हमें रीजन दिया गया है, हमें क्या करना है, इसको 1 से लेकर 2 के बीच में एक्सपेंड करना। 1 से वैल्यू कोई भी वैल्यू कम लेंगे या 2 से वैल्यू हम कम लेंगे तो ये फंक्शन की हमें क्या होगी, एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन एनालिटिक शो करेगा। लेकिन जैसे z इक्वल टू 1 हो जाएगा और z इक्वल टू 2 हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा, नॉट एनालिटिक होगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंड करेंगे। लॉरेंट सीरीज से जब भी हम एक्सपेंड करते हैं तो हम पहले रीजन को ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसको 1 upon z minus 1 into z minus 2 को करेंगे तो पहले हम इसको अलग अलग कर लेंगे, और अलग अलग करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है। इसको हम कैसे लिखेंगे, a upon z minus 1 plus b upon z minus 2, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद यहाँ से देखिए इसका 1 हो जाएगा, a into z minus 2 plus b into z minus 1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी और b की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये यहाँ पे कोफिशिएंट जब तुलना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a plus b into z minus 2a minus 3, ये तो आएगा, ये minus 2a और यहाँ से minus 3। तो z की पावर यहाँ से कितनी है, 0 है, इसका मतलब a plus b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, -2a plus b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। तो यहाँ से a और b की वैल्यू हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। तो हमने मान लीजिए a की वैल्यू इस प्रॉब्लम में आ गई, दोनों की वैल्यू आई 1 आएगी, a plus b, यहाँ से हमारा क्या बनेगा, a z minus 2 b into z minus 1। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू हमें मान लीजिए कोई वैल्यू आ गई, इसको हमने मान लिया अल्फा अपॉन z minus 2 प्लस बीटा अपॉन z। अब हमें क्या करना है, इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से कम होनी, 1 से कम होनी चाहिए। ये देखो हमारा जो बाइनोमियल में है x की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होनी चाहिए। अब हमें इसमें भी क्या करना है, z की वैल्यू 1 से कम रखनी है, और इसमें भी हमें क्या करना है, 1 से वैल्यू कम रखनी है। तो z minus 2 है, तो z minus 2 के कारण हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस तरीके से बनाएंगे 1 plus x या 1 minus x। तो जब हम इसको 1 minus बनाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, यहाँ से हमने -2 कॉमन ले लिया। तो -2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से -2 लेने का हम इसको क्या लिख सकते हैं, -z/2 हो गया। ये देखिए यहाँ से हमने -2 कॉमन ले लिया तो 1 - z/2 हो गया। अब हम z की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू ले, ये z/2 हमेशा क्या हो जाएगा, 1 से लेस हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में सबको आ रहा है, बताइए सर। यस सर। ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखा है वो थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, बाइनोमियल, वो तो बाइनोमियल लिखा है हमने, 1 plus x power n 1 plus n x plus n into n minus 1 upon factorial to x square। यहाँ पे जो बाइनोमियल में हमारा x रहता है वो हमेशा क्या रहता है, 1 से कम रहता है। तो हम जब भी जिस रीजन में हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए z minus 2 है, तो हमने क्या कर लिया, पहले तो हमें 1 बनाना है, तो 1 के लिए हमने -2 कॉमन ले लिया। तो 1 - z/2 की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1 और 2 की वैल्यू कोई भी बीच में वैल्यू नहीं है, z/2 हमेशा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 हो जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये z की वैल्यू
अगर हम मान लीजिए 1 लेंगे तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से ज्यादा लेंगे तो जेड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को भी क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं 1 से कम हो जाए, तो 1 से कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए इसमें अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, यहाँ से हम z कॉमन ले लें, तो z जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1 अपान, हमने क्या कर लिया, z कॉमन ले लिया, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, z माइनस 1, तो 1 माइनस 1 अपान z। अब हम जब की 1 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू ले तो 1 अपान z हमारा क्या हो जाएगा, हर कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस z बाई 2 को इस फार्मूले से एक्सपेंड कर देंगे और 1 माइनस 1 अपान z को हम क्या कर देंगे, इस फार्मूले से एक्सपेंड कर देंगे। क्लियर है सबको, बताइए। Yes, sir. इसी में एक दूसरी प्रॉब्लम देख लो, उसमें हमारे 3 रीजन दिए थे, तो तीनों रीजन के हिसाब से हम कैसे करते हैं। पहला हमारा ये फंक्शन दिया गया है fz इक्वल टू 1 अपान z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा z माइनस 2 z माइनस 1, और इसको हम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे 3 केस दिए गए a b c। पहले सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है इसकी वैल्यू 1 से कम है, दूसरे केस में इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, तो ये वाला केस तो हम अभी बता चुके हैं 1 से, और तीसरा केस है मॉड z की वैल्यू क्या है, 2 से ग्रेटर है। तीनों केस है, इसमें से बी सेक्शन हम क्या कर चुके हैं, अभी आप लोगों को बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ से 0 और z की वैल्यू हमारी क्या है, 1 से कम है, तो जब 1 से कम होगी तो हम पहले क्या करेंगे, इस टर्म को जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा अपान z माइनस 2 प्लस बीटा अपान z माइनस 1, और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से 1 के बीच में है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से तो हम क्या कर लेंगे, z की वैल्यू हमारी क्या है, 1 से कम है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीटा अपान, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, माइनस 1 का मान ले ले, माइनस ये z का मान ले ले, तो 1 माइनस 1 अपान z। अब z की वैल्यू हम कोई भी ले, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, और z माइनस 2 है तो z माइनस 2 में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, z अपान 2 कर सकते हैं, जैसा हमने इस केस में किया था, तो वहां पर भी z बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा ये 1 से लेस हो जाएगा। या इसको दूसरा हमारा क्या है, z की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इस वाले टर्म को देखो, यहाँ से हमने क्या कर लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस z हो जाएगा, और 1 माइनस z होने के कारण इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम हो जाएगी। और यहाँ से z माइनस 2 है, तो z माइनस 2 में हम क्या कर देंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस अल्फा अपान -2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस z बाई 2। अब z बाई 2 भी हमारा क्या हो गया, 1 से कम हो गया, और z हमारा ऑलरेडी 0 से लेकर 1 के बीच में है, तो z हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें 1 अपान z नहीं करना पड़ेगा, तो 1 अपान z करेंगे तो z हमारा क्या है, ऑलरेडी 1 से छोटा है, तो 1 अपान z हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको z के टर्म में एक्सपेंड करना पड़ेगा, और हम इसको एक्सपेंड इस तरीके से कर सकते हैं, हो जाएगा। अब देखिए तीसरा केस हमारा क्या है, यहाँ पर z की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 दी गई है, तो जब ग्रेटर देन 2 दी गई है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, z बाई 2 करेंगे, तो उस कंडीशन में भी z बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ग्रेटर होगी, तो दोनों पार्ट में हम क्या करेंगे, z कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम पहला टर्म क्या बना लेंगे, z कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई z बन जाएगा। अब 2 बाई z में हम z की कोई भी वैल्यू 2 से ज्यादा लेंगे, 2 बाई z हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा, और दूसरे टर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ से z माइनस 1 है, उससे वैल्यू ग्रेटर है, इसमें भी हम क्या कर लेंगे, 1 अपान z बना लेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू हम 2 से कोई भी वैल्यू लेते हैं, 1 अपान z हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा 1 से लेस हो जाएगा, तो इस तरीके से हम इसको फिर उसके बाद हम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे, जो भी हमारी कंडीशन दी गई होगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। पहले में हमने क्या किया, जब 0 से 1 लिया तो हमने 1 माइनस z बनाया, यहाँ पर हमने ये z बाई 2 बनाया, और यहाँ से हमने इसको 1 बाई z बनाया, और इस सेक्शन में हमने दोनों में 2 बाई z और 1 बाई z बनाया, और इस तरीके से हमने उसको एक्सपेंड कर लिया। क्लियर है सबको?
यस कोई डाउट तो नहीं किसी को? बताइए। सर अभी तो नहीं है, सॉल्व करने के बाद हो सकता है कल। हाँ, कल आप लोग पूछ लीजिएगा और कल हम इसके आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला और कॉची इंटीग्रल